सुप्रभात बच्चों। आज आपको हम कक्षा 10 वालों को भूगोल में जो नेक्स्ट पाठ है उसको पढ़ा रहे हैं और यह बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि इसमें से छोटे और बड़े दोनों प्रश्न आते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको समझिए। तो पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदाएं। आपदाएं वह समस्या है जो मानव जीवन में अचानक परिवर्तन कर देती है। यानी मानव जीवन के जो व्यवहार हैं, जो उनका रहन सहन आवास, यानी जो व्यवहार है उसमें अचानक परिवर्तन होता है। कुछ परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होते हैं और कुछ परिवर्तन मानव के स्वयं कार्यों के द्वारा होते हैं। इनसे जन धन की व्यापक हानि होती है। तो ऐसी आपदाओं में हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा है मानवकृत आपदाएं। तो हम प्राकृतिक आपदाओं में जैसे भूस्खलन है, भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, अकाल है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिनमें सबसे अधिक लोगों को प्रभावित करने वाली आपदा है सूखा, अकाल जिसको कहते हैं। क्योंकि बाढ़ एक निश्चित क्षेत्र में आएगी, भूकंप भी एक निश्चित क्षेत्र में आता है, भूस्खलन भी एक निश्चित क्षेत्र में होता है। लेकिन सूखा ऐसा क्षेत्र होता है जो सबको प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर उत्तर प्रदेश और पंजाब में जिस साल बारिश न हो और सूखा पड़ जाए तो संपूर्ण भारत में अनाज का अकाल हो जाएगा। तो अगर यह प्रश्न आए कि सबसे अधिक प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है, तो वह सूखा होगी, क्योंकि वह सबसे अधिक लोगों को प्रभावित करती है। भूकंप आएगा तो फिर उसी क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करेगा, बाढ़ आएगी तो उसी क्षेत्र के लोग प्रभावित होगा। लेकिन सूखा जब होगा तो उस क्षेत्र के लोग तो प्रभावित होंगे, उससे जिस क्षेत्र में नहीं है वहां भी प्रभावित होंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भारत के सबसे अधिक अनाज उत्पादन वाले क्षेत्र हैं कौन से? मैदानी भाग, जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज का मैदानी भाग है। अगर इन क्षेत्रों में सूखा हो जाए तो संपूर्ण भारत में अनाज के लिए अकाल हो जाएगा। जबकि रहेगा एक ही क्षेत्र में, लेकिन वो संपूर्ण भारत में रहेगा। सूखे के लिए अनेक जो है कारक विद्यमान हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। हम इतनी हानिकारक गैसों को छोड़ रहे हैं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है। जब बारिश होनी है उसमें ठीक से बारिश नहीं होती है, जिससे पानी कमी का जो है आजकल तो प्रायः समस्या होती जा रही है। दूसरी, भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी, क्योंकि हम इतना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं कि भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी होती जा रही है और अधिकतर भूमि जो है ऊसर होती चली जा रही है। ये सब कई कारण हैं। अनाजों का भंडारण सही से नहीं होता है, ये सब उसके कारण हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं, बस नॉर्मल है। इसके निदान के भी उपाय हैं, जैसे सूखा या अकाल के निदान के उपाय क्या है? तो सबसे पहला नंबर है वर्षा के जल का संग्रह। सबसे पहला कारण है, क्योंकि जल संग्रह कई प्रकार के लाभ देता है। नंबर 1 कि भूमि में नमी की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, जो पौधे के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। दूसरा, जब पानी नहीं है उस समय सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। तो यह जो है बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिससे जो है जल का भंडारण करना चाहिए। अगर हम जल भंडारण करते हैं तो बरसात का पानी इकट्ठा होगा, हमको अन्य काम किया जाएगा।
और तीसरा है जल स्रोत का भी कम जो है खिंचाव होगा, जिससे जल स्रोत बना रहेगा नीचे, भूमि के नीचे जो है पीने की समस्या नहीं होगी। तो यानी जल संग्रह बहुत बड़ी एक उपाय है। दूसरा है मेड़बंदी करना। प्राय हम देखते हैं कि बाढ़ के पानी, वर्षा के पानी में बाढ़ आती है और उससे, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि उपजाऊ मिट्टी कई वर्षों के बाद केवल 1 सेंटीमीटर निर्माण होती है। कई वर्षों के बाद 1 सेंटीमीटर उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है, जो पौधे के विकास के लिए सहायक होती है। अब ऐसी भूमि का भाग जो बरसात और बाढ़ में कट के बह जाता है, कहीं गड्ढे में, कहीं नदी में, कहीं नाले में बह के समुद्र में जाके चला जाता है। तो हमको जो है उसको रोकना है, क्योंकि वही उपजाऊ की मेन क्षमता है और वही बह के निकल जा रही है। तो इसके लिए हमको जो है मेड़बंदी बहुत ही उपाय अच्छा है और बहुत ही कारगर उपाय है, इसको करना भी चाहिए। मेड़ ऐसा बना रहना चाहिए जिससे मिट्टी पानी आके ठहरे, उसके बाद निकले। तो उपजाऊ वाला जो भाग है, जो मिट्टी का भाग है, उसमें दूर से बहता हुआ जो पानी आएगा वो बल्कि रुक के उसमें उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करेगा। वह काटेगा नहीं बल्कि उसका और बढ़ाएगा नहीं, निर्माण करेगा। यदि हम मेड़बंदी ठीक से नहीं किए तो सारा हम बाहर तो ले जा रहा है, हमारा भी ले जाकर खत्म कर दे रहा है। तो मेड़बंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे अकाल को रोका जा सके। तीसरा उपाय है भंडारण। हमारे देश में कहा जाता है कि आज भी जो है अनाज बहुत होता है, लेकिन उसका व्यवस्थित भंडारण नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है अकाल का सामना करना पड़ता है। अब बरसात का महीना आया तो आपने देखा कि कई जगह ऐसे हैं जो अनाज सड़ रहे हैं गोदामों में, बाहर से पड़े हुए हैं। तो भंडारण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को इसमें सबसे पहले भूमिका निभानी चाहिए और सरकार के साथ साथ जो अन्य वर्ग है, समाज सेवी वर्ग है, किसान है, वह अपने भंडारण के लिए जरूर एक व्यवस्थित स्थान बनाए, जिससे अनाज जो है बर्बाद हो। तो वह बहुत जरूरी चीज़ है, तो अकाल से इसका निदान हो सकता है। तो आप इसी को 3-4 कारण जो है लिख लीजिएगा, जिससे अकाल की मात्रा जो, अब तीसरा हो जाएगा कृषि उत्पादन में वृद्धि करके, यानी हम कृषि उत्पादन में जैविक खादों का प्रयोग करें रासायनिक खादों की अपेक्षा। रासायनिक खाद भूमि को उधर बनाती है, जबकि हमको क्या करना चाहिए, जैविक खादों का प्रयोग करके कृषि में अधिक तेजी से वृद्धि करनी चाहिए, जिससे जो है हमारे मृदा की क्षमता भी बनी रहे और हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हो। तो जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गोबर की खाद जो है, या सड़ी गली पत्तियों की जो हरित खाद होती है उसकी मात्रा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो इससे जो है यह अकाल की समस्या दूर हो सकती है। तो आप इस प्रश्न को लिख लीजिएगा कि प्रश्न बन जाएगा कि भारत में वह कौन सी आपदा है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल को प्रभावित करती है, उसके कारण और उसके निदान के उपाय लिखिए। यह आपका प्रश्न बन गया। भारत में वह कौन सी प्राकृतिक आपदा है जो सबसे अधिक लोगों को प्रभावित करती है, उसके कारण और निदान को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपका बन गया। तो अब हमने जैसे पहले बताया उसको लिख लीजिएगा, कैसी आपदा जो है अकाल है, और अकाल जो है हमारे देश में इतिहास लिख लीजिएगा कि सन 66 का सूखा है, लगातार पिछले 10 सालों से जो है लगातार पिछले दशक में हमने जो है अकाल के रूप में देखा। प्रायः आज भी जो है हर 2-4 साल के बाद अकाल भारत में पड़ता रहता है, क्योंकि भारत में या भारत में कहिए नहीं, विश्व में जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है कई जगहों पे जो है अकाल की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।
अब प्रमुख कारण समस्या जो हेडिंग डाल के उसमें लिख लीजिएगा जो हमने बताया 3-4 ठो, फिर उसके निदान में 3-4 ठो लिख लीजिएगा, काम खत्म, आपका प्रश्न फाइनल हो गया। निष्कर्ष फिर लिख लीजिएगा, बस हो गया। ये 3 इतना करना है। फिर अगला क्वेश्चन हम अगले में बताते हैं। धन्यवाद।